हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपके यूजफुल रहेगा आपके एनसीएल के एग्जाम के लिए, आरआरबी के एग्जाम के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए, और एसजीपीजीआई के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है वो रहने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो रहेगा, यहाँ पर आज का टॉपिक रहेगा हमारा हेमरेजिक डिजीज, यानी कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाला है रिलेटेड टू हेमरेजिक डिजीज से रिलेटेड। तो वही इसके एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट थियरी जो है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इसके क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे बैक टू बैक। यहाँ पर जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं वो सारा आपके कवरेज इस क्लास में हो जाएगा रिलेटेड टू नर्सिंग के रिगार्डिंग हेमरेजिक डिजीज एंड न्यूबॉर्न की क्लास फर्स्ट है ये। और क्वेश्चन पहला आपके सामने आ गया है, लेकिन इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके रिलेटेड टू हेमरेजिक डिसऑर्डर। हेमरेजिक डिसऑर्डर के बारे में आपने सुना जरूर होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा हेमरेजिक डिसऑर्डर के बारे में। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हेमरेजिक डिसऑर्डर, हेमरेजिक डिसऑर्डर को हम विटामिन के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि हम न्यूबॉर्न में पढ़ रहे हैं तो हेमरेजिक जो डिजीज होती है या फिर हेमरेजिक डिसऑर्डर को हम विटामिन के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो कॉजेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कॉजेस में क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हो सकता है कि अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, अगर बर्थ नहीं मतलब कि जब भी जो फीटस है वो मदर के वूम में रहता है उस टाइम अगर प्लेसेंटा के थ्रू विटामिन के कम जाए तो विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है। तो पहला कारण होता है पुअर प्लासेंटल फ्लो। प्लासेंटल फ्लो सही नहीं है तो फर्स्ट ऑफ थिंग तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड चीज यहां पर है कि एट द टाइम ऑफ सेकेंड इसका कॉज क्या रहता है, स्टेराइल इंटेस्टाइन एट बर्थ के टाइम पे स्टेराइल होती है इंटेस्टाइन, नॉर्मल फ्लोरा एब्सेंट होती है जिसकी वजह से विटामिन के डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तीसरी चीज, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है मदर, विटामिन के डेफिशिएंसी इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, तो आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। और क्या कारण हो सकता है, तो डिले और एब्सेंट विटामिन के प्रोफाइलेक्सिस, डिले एंड एब्सेंट विटामिन के प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं क्या क्या होने के आपके हेमरेजिक डिजीज या फिर विटामिन के डेफिशिएंसी होने के, ये कारण यहां पर देखने को मिलते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि कौन से क्लोटिंग फैक्टर की वजह से जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है, याद करने का तरीका बता रही हूं, 1972 या 1972 आप याद कर सकते हो। अब इसको याद आपको उल्टा करना है, पीछे से करना है, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे कौन सी, फैक्टर नंबर सेकंड, उसके बाद बात करेंगे सेकंड चीज पे फैक्टर नंबर, यहां पर बात करेंगे हम लोग 7 के बारे में। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे फैक्टर नंबर
9 और 1 का मतलब होता है यहाँ पे 10। ये याद करने का तरीका है, अगर किसी को याद नहीं रहे कि 2, 7, 9 और 10, तो आप 1972 याद रखिएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो आपका जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर जो है यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, इसके कुछ टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे कि विटामिन के डेफिशिएंसी के भी कुछ टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहला जो टाइप होता है वो होता है अर्ली, यानी कि विद इन 24 आवर, बच्चे के बर्थ के बाद में अगर विद इन 24 आवर ये चीज होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अर्ली विटामिन के डेफिशिएंसी। सेकेंड चीज आती है कि क्लासिकल, अगर 2 से 7 दिन बाद होता है। क्या? 2 to 7 डेज। आफ्टर 2 to 7 डेज अगर होता है तो हम इसको नाम देते हैं क्लासिकल। क्या नाम देते हैं? क्लासिकल विटामिन के डेफिशिएंसी। तीसरी चीज होती है लेट, यानी कि 2 वीक से लगाकर 2 वीक to 6 मंथ के बाद में अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम बोलते हैं लेट। कारण मैंने आपको बता दिए, टाइप बता दिए, किस वजह से होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे आपके क्लिनिकल फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके अंदर, क्लिनिकल फीचर क्या क्या आएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर होती है अम्लाइकल ब्लीडिंग। क्या होती है? अम्लाइकस जो होती है बच्चे की, वहां पे ब्लीडिंग होती है। जीआई में ब्लीडिंग हो सकती है। एपिस्टैक्सिस, ब्रूजिंग वगैरह देखने को मिल सकता है। क्या क्या देखने को मिल सकता है? सबसे पहला होता है अम्लाइकल ब्लीडिंग। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो अम्लाइकल ब्लीडिंग पहली चीज देखने को मिलेगी। दूसरी चीज देखने को मिलेगी कि उस बच्चे के अंदर जीआई ब्लीडिंग होगी। कौन सी? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तीसरी चीज क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे बच्चे में एपिस्टैक्सिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एपिस्टैक्सिस। तीसरी चीज जो रहेगी यहाँ पे ब्रूजिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपके अगर ज्यादा सीवियरिटी अगर हो जाता है विटामिन के की डेफिशिएंसी तो इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है। क्या हो सकता है? इंट्राक्रेनियल हैमरेज। ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये कुछ क्लिनिकल फीचर हैं जो विटामिन के की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे हम लोग, पता तो करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कराते हैं कौन कौन से, देख लीजिए यहाँ पे नॉर्मल पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, आईएनआर कराते हैं, प्रोथ्रोम्बिन पीटी कराते हैं, आईएनआर करवाते हैं नॉर्मली, और प्रोलॉन्ग्ड एपीटीटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे पीटी जो रहेगा आपके प्रोलॉन्ग्ड रहेगा। क्या रहेगा? प्रोलॉन्ग। आईएनआर जो रहेगा वो भी यहाँ पे इंक्रीज, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। आईएनआर क्या होगा? इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो पीटी आईएनआर इसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एपीटीटी चेक करते हैं। तो एपीटीटी जो रहेगा वो भी यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलेगा, यानी कि बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर नॉर्मल प्लेटलेट देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा? नॉर्मल प्लेटलेट। ठीक है ना। तो ये टेस्ट जो होते हैं वो इस कंडीशन में करवाते हैं। कौन से टाइम पे? विटामिन के की डेफिशिएंसी के लिए कराते हैं। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ऑफ कोर्स विटामिन के आपको पता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे को जन्म होते ही विटामिन के का इंजेक्शन आईएम जो होता है वो लगाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? तो विटामिन के देना है बच्चे को। ठीक है, ये सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में अगर सीवियर केसेस होता है, ठीक है, यानी कि सीवियरली अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, सीवियर केस, सीवियर केस में क्या करते हैं? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का यूज करते हैं इन सीवियरिटी वाले केस में। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? एक ही चीज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए विटामिन के जन्म होते ही एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे को
सारे बच्चे को विटामिन के लगाया जाता है 1 mg IM। 1 mg IM लगाते हैं विटामिन के। क्या लगाते हैं? विटामिन के 1 mg IM लगाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ लगाया जाता है। और अगर बच्चा लो बर्थ वेट बेबी है, यानी कि बच्चे का वेट जो है वो 1500 ग्राम से कम है, अगर लो बर्थ है, बच्चे का वेट जो है LBW बेबी है, तो उसमें 0.5 लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 0.5 mg। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 0.5 mg जो रहता है वो यहां पर लगाया जाता है। अगेन IM ही लगाते हैं। तो दिस ऑल अबाउट, ये हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सारी की सारी अब विटामिन के की डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ी। अब हम यहाँ पे हमारे डिसऑर्डर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोफाइलैक्सिस डोज ऑफ विटामिन के for a term newborn? 0.5 mg IM, 1 mg IM, 2 mg IM या 5 mg IM? अभी हमने पढ़ा, फटाफट आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चलिए सभी आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा? पूछा गया है व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोफाइलैक्सिस डोज, क्या होता है, यानी कि विटामिन के की डेफिशिएंसी ना हो इसके लिए हम कौन सा और कितना डोज देते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए विटामिन के बारे में अभी हमने पढ़ा। प्रोफाइलैक्सिस डोज में ऑल न्यूबॉर्न्स जितने भी होते हैं उन सभी बच्चों में लगाया जाता है 1 mg IM लगाते हैं विटामिन के को। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड है। और अगर LBW बेबी है, यानी कि लेस देन 1500 ग्राम बच्चे का वेट है, तो 0.5 mg IM विटामिन के लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे टर्म न्यूबॉर्न लिखा हुआ है तो 1 mg IM लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन रह गए हैं, वो क्वेश्चन हम लोग देख लें। ऐसा 1 सेकेंड। हाँ, yes. Hemorrhagic disease of the newborn occur due to deficiency of, हेमरेजिक डिजीज या फिर विटामिन के डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है, वो किसकी वजह से होता है, ये पूछा गया है। अभी हमने पढ़ा। एवरीवन आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? यस, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैल्सीफिरल होता है। विटामिन डी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, सनलाइट लेना काफी अच्छा होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी ताकि ना हो। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम इसको रेटेनाइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटेनाइक एसिड भी हम इसको बोला जाता है। आंखों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ए, गाजर वगैरह हो गया, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रेगनेंसी में डायरेक्टली कभी भी विटामिन ए नहीं देते हैं। ठीक है, ये याद रखें, डायरेक्टली नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या था? विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे की जो नॉर्मल फ्लोरा रहती है वो एब्सेंट होती है इंटेस्टाइन में एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो जिसकी वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। इसीलिए एट द टाइम ऑफ बर्थ ब्लीडिंग ना हो इसके लिए विटामिन के दिया जाता है बच्चे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट विटामिन ए जो रहता है वो टोकोफेरोल जो होता है वो भी आपके इसमें हेमरेजिक में नहीं होता है। विटामिन ई भी यहाँ पे आंसर नहीं हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच क्लॉटिंग फैक्टर इज अफेक्टेड फर्स्ट इन विटामिन के डेफिशिएंसी? कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर जो रहेगा वो सबसे ज्यादा और पहले अफेक्ट करता है विटामिन के की डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या राइट आंसर रहेगा? देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज अभी हमने पढ़ी वो पूछी गई है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी कर दिया है। वैसे तो 2-7 आपके जो भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे इसमें अफेक्ट होते हैं। चारों के चारों क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 और 1972 मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया है इसको रीड करने का। 1972 से आपको याद रखना है क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9, क्लॉटिंग फैक्टर 1।
ठीक है, लेकिन एक इन चारों में से एक ऐसा क्लोटिंग फैक्टर होता है जो कि जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ जिसकी कम होती है, और जो कि विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर होता है। तो जिसकी शॉर्ट लाइफ होगी या फिर जिसकी हाफ लाइफ कम होगी, वो क्लोटिंग फैक्टर जो रहता है वो सबसे पहले या फर्स्ट विटामिन के की डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज विटामिन 7 वाला नंबर जो रहता है, फैक्टर 7 जो रहता है, विच क्लॉटिंग फैक्टर इज अफेक्टेड फर्स्ट। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि ये विटामिन के डिपेंडेंट है तो सबसे पहले असर उसी पे होगा। तो विटामिन 7 जो रहेगा, सॉरी फैक्टर 7 जो है वो यहाँ पे सबसे पहले अफेक्ट होगा। ये तो हमने थियरी जो पढ़ी वो आगे के एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे हम, ताकि आप कोई क्वेरी ना रहे इससे रिलेटेड, है ना, विटामिन के की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ वीकेडीबी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद इंट्राक्रेनियल हैमरेज। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। विटामिन के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वीकेडीबी का नाम यही होता है, अर्ली, क्लासिकल, लेट या सेकेंडरी। इंट्राक्रेनियल हैमरेज वाला कौन सा होता है, सीवियर केसेस में होता है, जब इंट्राक्रेनियल हैमरेज वाली कंडीशन जो है वो देखने को आपको मिलती है। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। यस, ऑफ कोर्स हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एक अर्ली पढ़ा था, एक क्लासिकल पढ़ा था और एक लेट पढ़ा था। तो अर्ली वाली जो चीज है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट तो करेगी नहीं, विद इन 24 आवर के लिए होती है। क्लासिकल मैंने बताया था 2 to 7 डेज के लिए होता, के बाद में होता है। तो और सीवियरिटी वाला केस जो होता है, जो कि लेट होता है, जो कि 2 वीक से लगा के आपके 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहता है। और इतना सीवियर केसेस में जब होगा तो इंट्राक्रेनियल या फिर यानी कि ब्रेन में इंट्राक्रेनियल के अंदर क्या हो सकता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लेट होता है, सेकेंडरी तो होता ही नहीं है। क्लासिकल जो होता है 2 to 7 डेज वाला है, ठीक है। अर्ली जो होता है वो आपके विद इन 24 आवर्स का होता है, और ये जो रहता है वो आपके 2 वीक से लगा के 6 मंथ तक होता है, ठीक है। अगर इतना रहे तो फिर क्या हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज। नेक्स्ट है, विच इन्वेस्टिगेशन इज प्रोलॉन्ग्ड अर्लीएस्ट इन विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग। आंसर करिएगा, प्रोलॉन्ग्ड क्या रहेगा विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर होती है तो। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन। सभी आंसर करिएगा। क्लास को जो है वो आप एक बार शेयर जरूर करना सभी बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए, विच इन्वेस्टिगेशन इज प्रोलॉन्ग्ड, तो इसमें पीटी जो रहता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो रहता है वो क्या हो जाता है, यहां पर आपको प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलता है। नॉर्मल जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो 11 से लगा के 13.5 सेकेंड होता है। कितना होता है, 11 से लगा के 13.5 सेकेंड। और ये जब प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तब विटामिन के की डेफिशिएंसी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीटी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की डेट कभी भी आ जाएगी, तो अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है टॉपिक टू टॉपिक किरोशा एकेडमी की ऐप पर, प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 20 टेस्ट मिलेंगे आपको, जिसके अंदर ओल्ड पेपर बेस्ड रहेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो एनसीएल की स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो किरोशा एकेडमी से जरूर जुड़े, और अभी ऑफर भी चल रहा है तो उस ऑफर का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, बिकॉज आपका एग्जाम जो है वो कभी भी कंडक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर इज नॉट विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 8 या फैक्टर 9। आंसर करिएगा, कौन सा क्लोटिंग फैक्टर विटामिन के डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा पूछा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा सभी। यस, तो देखिए आप सभी को पता है हमने 1972 याद रखना है बस विटामिन, क्योंकि याद नहीं रहता एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं 7 था कि 6 था कि क्या था।
ऐसा होता है, नॉर्मली सबके साथ होता है, इसीलिए 1972 वेरी इजी है, बस आपको उल्टा स्टार्ट करना है, पीछे से शुरू करना है, यानी कि 2791 ऐसे याद रखना है। आपको याद रखने का मिनोमिक्स है ये कि 1972 आप याद रखिएगा और 1 को आपको क्लोटिंग फैक्टर 10 समझना है, ये मिस मत करना, ठीक है ना। तो 9 होता है, 7 होता है, 2 होता है, लेकिन क्लोटिंग फैक्टर 8 जो होता है इसकी डेफिशिएंसी तो हीमोफीलिया नाम की डिजीज होती है। यहाँ पे हेमरेजिक डिसऑर्डर में या विटामिन के डिपेंडेंट नहीं होता है, ये फैक्टर 8 जो होता है वो। नेक्स्ट है द प्रिफर्ड साइट फॉर विटामिन के इंजेक्शन इन अ न्यू। आंसर करिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना इजी टॉपिक मैम क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब मैं सोच रही हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिले और वो आप बेसिक थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में अगर आया तो आपका ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर है रहेगा द प्रिफर्ड साइट फॉर विटामिन के इंजेक्शन कौन सी रहेगी? न्यूबॉर्न में लगाते हैं विटामिन के और वास्टस लेटरलिस में लगाते हैं, आपको पता है वहीं पे आईएम लगता है क्योंकि वहां पे मोर मसल्स होती है और एब्जॉर्प्शन भी वहां पे ज्यादा होता है, इसीलिए वास्टस लेटरालिस जो मसल्स होती है थाई के अंदर वहां पे इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है विच न्यूबॉर्न इज एट हाईएस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग पीकेडीबी, विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। Formula fed infant receiving vitamin K at birth, exclusively breastfeeding infant without vitamin K prophylaxis, infant on mixed bleeding, मिक्स्ड फीडिंग। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? सभी बच्चे आंसर करिएगा। Which newborn is at highest risk for developing PKDB? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? तो विटामिन के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो रहता है ऐसे इंफेंट के अंदर जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर है इंफेंट, विटामिन के जिसने एट द टाइम ऑफ बर्थ विटामिन के नहीं दिया है या नहीं लिया है, जिसके अंदर विटामिन के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे Which medication is used to treat vitamin K deficiency disorder? हेपेरिन, वारफेरिन, फाइनोडियोन या फिर एस्पिरिन? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे एवरीवन? चलिए आंसर करिएगा। अभी हमने पढ़ा जिसके बारे में बात हो रही है कि भाई विटामिन के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अगर है तो हम क्या देते हैं, वहां पे विटामिन के ही देना पड़ेगा। विटामिन के का दूसरा नाम ही फायोटोनिडियोन है, एस्पिरिन नहीं होगा, वॉरफेरिन नहीं होगा, हेपेरिन भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। सो एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन अगेन करना चाहते हैं अगर आप, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आ जाएगी, तो अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाइए। आपको नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपका 70 नर्सिंग है, 30 नॉन नर्सिंग है। तो नॉन नर्सिंग बेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हो तो किरोशा एकेडमी से जरूर जुड़िएगा। और हाँ, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, फुल लेंथ टेस्ट एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड पे आपको मिलेगा, तो जरूर जुड़िए किरोशा एकेडमी से और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। अगर आप चाहते हो कि उन 47 सीट में आपका एक जगह हो, आपकी भी एक सीट हो, तो उसके लिए डेडिकेशन के साथ में लगे रहिए, तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा, ठीक है। बाकी आप, आई होप आपको ये वाली क्लास जो है वो पसंद आई होगी। हम चाहते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उससे रिलेटेड छोटा सा रिव्यू, उसके साथ में आपको एमसीक्यू भी पढ़ने को मिल जाए, क्योंकि एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से इजी क्वेश्चन भी हम गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जिसने भी थ्योरी नहीं पढ़ी है पढ़ लो, एमसीक्यू नहीं पढ़ा है पढ़ना है, और टेस्ट तो जरूर देना है आपको, तभी आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो याद भी है या नहीं, ठीक है ना। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।